नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि। और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ठीक है ना। तो इसको हम, इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो क्या है, परिभाषा तो हमने यही लिखनी, केवल इतना पार्ट है ना। ये कहता है कि अभिक्रिया किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में उपस्थित सांद्रता पदों के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभिक्रिया का वेग नियम था हमारे पास, अभिक्रिया का वेग नियम क्या था, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई अभिक्रिया होती है N1A प्लस N2B, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं, माना कोई उत्पाद बन जाता है। एक काल्पनिक अभिक्रिया हमने ली, काल्पनिक इसमें संख्याएं हमने ले ली, ए और बी मान लिया, कोई कोई भी अभिक्रिया हो सकती है। तो अब वेग नियम क्या कहता है, वेग नियम कहता है कि जो अभिक्रिया का वेग होगा वो अभिकारक के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। इनकी जो सक्रिय मात्राएं हैं इनका गुणनफल, देखो ये सक्रिय मात्राएं हैं और इसमें a की घात x मान लेते हैं और प्लस y की घातांक y मान लेते हैं, है ना। ये उनमें क्या होंगे, देखो ये कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के वेग नियम में उपस्थित सांद्रता पदों, देखो सांद्रता पदों के घातांकों का योग, ये सांद्रता पद है और इनके घातांकीय x और y, देखो इनके घातांकों के योग को अभिक्रिया कोटि कहते हैं। तो इनके जो घातांक है बेटे, ये जो घात हैं उनके योग को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। देखो x और y, यानी कि जो सांद्रता पदों की, जो सांद्रता पद हैं उनके घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो उनके घातांक, देखो सक्रिय जो सांद्रता पद है उनके घातांक x और y है, ठीक है ना। तो उनका योग क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। ये कहना चाहता है, ये कोटि कहलाएगा। इस प्रकार से हम कोटि के रूप में हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा कोटि, अभिक्रिया की कोटि हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, कुछ टाइप करना चाह रहा है, इसमें आ क्यों नहीं रहा। अब आ रहा। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोटि कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये है कोटि, अभिक्रिया की कोटि किस प्रकार से हो सकती है, राइट। दूसरा देखें बेटा इसमें, अब ये तो हो गया अभिक्रिया की कोटि, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, जो हमारे पास क्या होंगे, वेग नियम के में उपस्थित जो सांद्रता पद हैं उनके घातांकों को योग को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। देखो दूसरा कहता है वेग नियम व्यंजक प्रयोगों के आधार पर निकाला गया है। जो ये वेग नियम है ये प्रयोगों के आधार पर निकाला गया, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं निकाला गया, ये किसके आधार पर निकाला गया, प्रयोगों के आधार पर निकाला गया। ये कुछ इंफॉर्मेशन है इससे संबंधित। यदि, ये कहता है कि यदि कोई अभिक्रिया विभिन्न पदों में होती है, अलग अलग पदों में होती है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे धीमा पद ही वेग निर्धारक पद होता है। इसमें क्या माना जाता है कि मान लीजिए कोई अभिक्रिया एक या दो पद में होती है, एक स्टेप में होगी, दो स्टेप में होगी, तीन स्टेप में होगी, है ना। तो वो कहता है कि जो सबसे धीमा पद होगा, जो क्या होगा, सबसे धीमा पद होगा, वही क्या होगा, वेग निर्धारक पद होगा, ठीक है ना। उसी को हम क्या कहेंगे, वेग निर्धारक पद कहेंगे, ठीक है ना। अब अभिक्रिया की कोटि हम किससे कह सकते हैं, तो उसकी डेफिनेशन के रूप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग निर्धारक पद की वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों के योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ये है हमारे पास अभिक्रिया कोटि, ठीक है ना। जो प्रायोगिक रूप में निर्धारित वेग निर्धारक पद होगा, इसमें वेग समीकरण के जो सांद्रता के क्या होंगे, सांद्रता पदों के घातांकों का योग, जो सांद्रता पद होंगे उनके घातांकों का योग हमको क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये कोटि की परिभाषा हो सकती है। जैसे देखो यहाँ पर इस, ये अभिक्रिया दी हुई है, ये कहता है कि N1A प्लस N2B मान लीजिए ये है, और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट है, उत्पाद है, ठीक है ना। तो इसका वेग क्या होगा, यदि हम वेग देखेंगे तो वेग क्या होगा, जो अभिकारक है उनकी सांद्रता पद, सांद्रता पद क्या होगा, वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एक्टिव मास ऑफ ए पद का सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है ना, सक्रिय सांद्रताओं का, है ना, और बी पदों के सांद्रताओं का, ये इस प्रकार से, और इनकी घात क्या मान ली, एक्स और वाई मान ली। अब ये देखो, ये कहता है वेग, जो कहता है इस समीकरण में दो सांद्रता पद है। कितने सांद्रता पद है, दो, एक ए वाला हो गया, एक बी वाला हो गया, ठीक है ना, और जिनके घातांक क्या है, एक्स और वाई है। इनके घातांक क्या माने बेटा हमने, एक एक्स माना, एक का वाई माना, ये अलग है वेग नियम, है ना। तो इनके घातांक हमने क्या माना, एक का एक्स माना, एक का वाई माना। तो इन एक्स और वाई का योग जो होगा वो अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। जैसे मान लीजिए हम कहें कि इसमें कोटि क्या होगी, तो अभिक्रिया की कोटि क्या कह सकते हैं इसमें, जो अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या हो सकती है, देखो कोटि बराबर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, ये होगा। एक्स वाई अभी हमने केवल वैसे लिखा हुआ है ना, एक प्रकार के सिंबॉलिक लिखा हुआ है। देखो अब कहता है बेटा, देखो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, और भिन्नात्मक भी हो सकती है। यानी कि शून्य जो कोटि है, अभिक्रिया की कोटि, वो शून्य भी हो सकती है ना, और एक दो तीन चार और भिन्नात्मक भी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना, भिन्नात्मक भी हो सकती है बेटा इसमें, है ना। अब जैसे यहाँ देखो, ये कहता है N2O5 का तापीय विघटन। यदि हम इसका क्या करते हैं, तापीय विघटन करते हैं, ये तापीय विघटन का मतलब हो गया बेटा, जो N2O5 है, N2O5 का जब हम क्या करेंगे, इसको ताप देंगे, क्या देंगे, ताप देंगे, तो इसका विघटन हो जाता है। और विघटन किस प्रकार से होता है, जैसे इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो ये बना देता है 4 मॉलिक्यूल NO2, और प्लस इसमें O2 निकल जाता है। ये विघटन हो गया NO2 और O2 में। लेकिन इसके कुछ पद होते हैं, एक ये अभिक्रिया कुछ पदों में होती है। जैसे मान लीजिए इसने क्या किया, पहले N2O5 लिया, है ना, और N2O5 किस में टूटा, N2O3 में टूटा, और प्लस O2 निकला, ठीक है ना। एक ऐसा पद है धीमा पद है, ये धीमा पद है, बहुत सारे पदों में हो रहे धीमा पद, अलग अलग पदों में। फिर क्या हुआ, N2O3 आया, ये फिर टूटा अगेन, NO प्लस NO2 में टूट गया। फिर क्या हुआ, ये जो NO यहाँ बचा हुआ था, इस NO ने अभिक्रिया की किससे, N2O5, क्योंकि इसके दो मॉलिक्यूल है, इसने कितने बना दिए, इसने 3 मॉलिक्यूल NO2 बना दिए। तो ये दोनों पद क्या है, तीव्र है, ये तीव्र गति से हो रहे हैं। मैंने बताया था आपको अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तो जो जो तीव्र गति से होंगे वो अभिक्रिया में, उनके हम दर ज्ञात नहीं कर सकते, ये दोनों, ठीक है ना। अभिक्रिया की दर किससे ज्ञात होगी, जो धीमा पद होगा। तो हमें धीमे पद में देखो यहाँ पर कितने हैं, एक मॉलिक्यूल है ना। अब ये कहता है देखो, उपयुक्त तीनों पदों में प्रथम पद सबसे धीमा है ना, अर्थात तीव्र पद वेग निर्धारक पद, देखो यहाँ पद वेग निर्धारक पद होगा, ठीक है ना। यहाँ तीव्र, यहाँ जो धीमा पद है यही क्या होगा, वेग निर्धारक पद होगा, ठीक है ना। अब वेग समीकरण किस प्रकार से आ जाएगा, देखो बेटा, वेग समीकरण हम निकालेंगे तो वेग क्या होगा, वेग समीकरण यदि हम निकालते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ N2O5, N2O5, ये जो पहला पद है इसके सक्रिय मात्राओं, बाकी कोई पद का हमने कोई सक्रिय मात्राएं नहीं ली, ठीक है ना। या हम इसको बराबर के चिन्ह में बदल सकते हैं, तो K, और यहाँ पर क्या होगा, एक्टिव मास N2 + O5। और देखो वेग निर्धारक पद की कोटि क्या है, एक है, अतः संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, एक होगी। यानी कि इसके घात में क्या है, कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, तो हम उसको एक मान लें, ठीक है ना। तो इसकी कोटि क्या होगी, एक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस टाइप से है। अब देखते हैं आगे, अभी करते हैं इसको सॉल्व। देखो ये है, जैसे मान लीजिए देखो, अब हमारे पास है NH4NO2, ठीक है ना। NH4NO2 का देखेंगे बेटा, इसका विघटन करते हैं, अमोनिया है, ये क्या है, अमोनिया है, NH4 अमोनियम नाइट्रेट, है ना, NO2। इसका तापीय अपघटन करेंगे तो ये क्या होगा, ये N2 बना देगा और प्लस H2O बना देगा। लेकिन यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक ही क्या है, वेग निर्धारक होता है ना। यानी कि वेग हम यदि निकालना चाहेंगे इसको, तो वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, NH4NO2 होगा,
और इसकी घात क्या होंगी, कोई घात नहीं, शून्य घात है तो उसको हम एक मान लेंगे, है ना। तो वेग निर्धारक पर क्या हो जाएगा, के, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास NH4NO2, ठीक है, NH4NO2, इस प्रकार से। इसकी घात यदि हम घातांक देखेंगे तो इसकी घात एक होगी, यानी कि इसकी कोटि क्या होगी, एक कोटि, प्रथम कोटि की। देखो बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एथिल एस्टेट का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करवाना है। देखो क्षारीय माध्यम में इसमें क्या करना है, जल अपघटन करवाना है, ठीक है ना। तो जल अपघटन किस प्रकार, इसको सामान्यीकरण क्या कहते हैं बेटा, इसको सामान्यीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम इसको देखें तो किस प्रकार से हो सकता है, ये कहता है, देखो ये हमारे पास है, इसका नाम क्या है, CH3CO। हाँ बोलो बेटा, क्या नाम है बेटा इसका, एस्टर। एस्टर है बेटा, है ना। लेकिन कौन सा एस्टर है, इसका नाम, ये अच्छी बात बताई तुमने, एस्टर है, एक ग्रुप का नाम बता दिया तुमने, है ना। ये बहुत बढ़िया है, एस्टर ग्रुप है, ठीक है। लेकिन इसका नाम होगा इतने का नाम तो मैंने बताया था एक दिन, CH3COO का, इसका नाम है एसिटेट। इसके आगे लगा हुआ C2H5, तो एथिल एसिटेट हो जाएगा, है ना। एस्टर तो पूरा ग्रुप हो गया बेटे। जैसे हमारे पास OH, किसी के आगे OH लगा है तो हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल है, ये एल्कोहल समूह है ना। लेकिन यदि हम कहें CH3OH का नाम क्या है, तो ये क्या होगा, मेथेनॉल हो जाएगा, है ना, अल्कोहल समूह। तो एस्टर, ये एस्टर समूह है, एस्टर समूह है। और यदि हम देखो, इसको यदि देखेंगे CH3COO, C2H5, इसका नाम है एथिल एसिटेट। और इस पर यदि हम क्या करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बना देगा, देखो ये बना देता है CH3COONA, और प्लस क्या होगा, C2H5OH बना देगा। इसका नाम होगा सोडियम एसिटेट, इतने का नाम एसिटेट है, इसके आगे Na लगा दो, सोडियम एसिटेट, C2H5 लगा दो, तो क्या हो जाएगा, एथिल एसिटेट। तो इस प्रकार से इनके नाम हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहता है, देखो अभिक्रिया एक पद में होती है, अभिक्रिया क्या है, एक पद में होती है, अतः यह अभिक्रिया, देखो यह, ठीक है ना, अभिक्रिया क्या है, एक ही पद में हो रही है, यह ही इसका वेग निर्धारक पद है, एक ही पद में हो रही है, एक स्टेप में हो रही है अभिक्रिया, है ना। तो इसकी वेग समीकरण क्या होगा, यदि हम वेग समीकरण लिखेंगे तो जो अभिकारक है, वेग जो होगा, वेग समीकरण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो अभिकारक है। अभिकारक कौन कौन से हैं, यहाँ देखोगे तो CH3COO C2H5, एक तो एसिटेट है, इसकी घातांक आ जाएगी, और एक्टिव मास इसका आ जाएगा, दूसरे का आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का आ जाएगा NaOH। यदि हम इनके घात देखेंगे तो इनकी घात शून्य शून्य, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब इसकी घात एक है और इसकी घात भी एक है, ठीक है बेटा। जिनकी घात हमें दिखाई नहीं देती उनकी घातों को हम एक लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको इज इक्वल टू के, और फिर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम कोटि निकालना चाहेंगे तो कोटि कितनी आएगी, बताओ बच्चों, कोटि कितनी होगी बेटा इसकी, कितनी होगी बेटा इसकी कोटि, पर दोनों की एक एक को ऐसा तब दो हो जाएगी। बिल्कुल, इसकी एक है, इसका एक है ना। तो अभिक्रिया की कोटि कैसे, इनके घातों को जोड़ देते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि क्या आएगी, अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या आएगा, जो हमारे पास संख्याएं दी हुई है, एक प्लस एक जो उसकी घातांक है, तो दो, ये द्वितीय कोटि की हो जाएगी, है ना। इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, दो। अब देखो बेटी, इसमें हमें निकालनी है, देखो यहाँ पर भी और भी है, देखो नाइट्रोजन अलग अलग दे रखे हैं, अभी कुछ करवाऊंगा मैं आप लोगों से, है ना। देखो जैसे हमने 2NO2 लिया, इसका नाम है नाइट्रोजन प्रोक्साइड NO2, है ना, 2 मॉलिक्यूल लिए। और इसका जब हम विघटन करते हैं तो क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल NO और प्लस O2, ऐसा हो जाता है ना। जब हम वेग निकालेंगे तो वेग वेग क्या होगा, वेग क्या होगा, इस अभिकारक पद के गुणनफल, यानी कि वेग इज इक्वल टू जो हमारे पास अभिकारक है उसके गुणनफल। देखो यहाँ पर क्या होगा, NO2, है ना, NO2 है, और इस सक्रिय मात्रा NO2 है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दो दो क्या है, इसमें दो मॉलिक्यूल है, तो उस घातों में आ जाएगी,
तो इसकी कोटि क्या होगी बेटा? 2 होगी सर। बिल्कुल, जो उसके घात हैं वो कैसे होंगे, वही कोटि हो जाएगी। तो 2 घात आ रही है इसमें। ये सीखना है आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो अब इस वाले में देखो H2 प्लस I2, ये दे रखा है, दूसरे वाला दे रखा है H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या होगा इसके कोटि यदि हम निकालना चाहेंगे? इसमें पहले सर 2 कोटि होगी सर। पहले वेग करेंगे, तो वेग का वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, यहाँ पर होगा H2 प्लस I2, है ना। वेग निर्धारक पद एक एक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी कोटि क्या होगी, 1 प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2, द्वितीय कोटि की हो जाएगी। ऐसी और अभिक्रियाएं भी हो सकती है बेटा, है ना। तृतीय कोटि की हो सकती है, चतुर्थ कोटि की हो सकती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया भी हो सकती है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया बताएंगे कैसे कैसे हो सकती है। देखो यहाँ पर हमारे पास है, एक तो है H2 प्लस Br2, है ना। ये चलो इससे पहले देख लेते हैं। इससे पहले जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2 मॉलिक्यूल FeCl3, ठीक है ना, और प्लस SnCl2 है। यदि ये अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, 2 मॉलिक्यूल FeCl2 बना देता है प्लस SnCl4 बना देता है, मान लीजिए ये, है ना। तो यदि हम इसको वेग निकालेंगे तो वेग क्या होता है बेटा, वेग हमेशा वेग नियम के अनुसार वेग होता है जो अभिकारक पदार्थ है उनकी सक्रिय मात्राओं के गुणनफल माना जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, FeCl3 की घात कितनी हो जाएगी, घात कौन सी वाली आएगी, ये वाली घात आएगी, है ना, 2। और यहाँ पर देखेंगे एक्टिव मास ऑफ SnCl2 और इसकी घात कितनी, 1 है। तो टोटल मिलाकर कोटि कैसे निकालते हैं, इन घाताओं को जोड़ देते हैं। तो घातांकों को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3। ये कैसे हो जाएगी, तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। अब एक चीज और कहता है, जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का निर्माण है उसके बारे में बात करता है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के निर्माण के लिए हम देखते हैं, ये नेक्स्ट कोटि है, देखो HBr, है ना। माना ये H2 है, एक तो बेटा इसमें H2 और प्लस दूसरा है इसमें Br2, और इसने अभिक्रिया करके क्या बना दिया, 2 मॉलिक्यूल HBr बना दिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये क्या कहता है कि उपरोक्त अभिक्रिया के लिए प्रायोगिक वेग समीकरण ये होगी। यदि हम इसके लिए देखेंगे तो इसकी वेग समीकरण ये होती है ना। और किस प्रकार से माना जाता है कि यदि हम इसको देखेंगे तो वेग समीकरण में क्या आएगा, यहां पर होगा कि जो इसका वेग यदि हम निकालना चाहेंगे तो वेग बराबर आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 और Br2। ये प्रायोगिक मान है बेटा, लेकिन ये कहता है कि इसकी घात क्या होगी, 1/2, ठीक है ना। देखो ये कहता है कि यदि हम देखो ये हमारे पास आना चाहिए, लेकिन ये क्या कह रहा है इसमें कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 1 प्लस आधा, है ना। और इसको हम कह सकते हैं या भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया है। कैसी है, भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया है। देखो यहाँ पर क्या होगा, इसमें भिन्न दिखा रहा है, तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो 1 और प्लस आधा, तो ये हो जाएगा 1.5, यानी कि 1 प्लस आधा इसको जोड़ देंगे तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 1 से ही 1/2 हो जाएगा। तो इस कोटि को हम क्या कह सकते हैं, भिन्नात्मक कोटि है, और इसकी कोटि कितनी होगी, 1.5 हो जाएगी। तो कोटि जो है 1.5 भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है ना, इस प्रकार से हो सकती है। तो इसकी कोटि ये हो जाएगी 1.5 भी कह सकते हैं इसको, है ना, इस प्रकार से भिन्नात्मक कोटि इसकी, ठीक है ना। अब एक और आगे चलता है थोड़ा सा, ठीक है ना, इसको हम, ये भिन्नात्मक कोटि है इसकी। इसके आगे देखो ये कह रहे हैं कि अमोनिया, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि ये क्या कहता है कि अमोनिया गैस का जो है, जो अमोनिया गैस होती है, जब अमोनिया गैस बनाते हैं हम, ठीक है ना, अमोनिया होता है, अमोनिया का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है बेटा, पता है सर। बताओ। NH3. गुड, गुड बेटा, ठीक है ना, NH3, इसमें अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। क्या होता है बेटा दिव्या, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3. शिक्षा बताओ तो बेटा, अमोनिया का फॉर्मूला।
NH4, अमोनिया। ठीक है ना, एक इसने बोला NH4, शिक्षा ने बोला NH4। साहिल बताओ बेटा। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है सर। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है। राहुल, सर NH3। प्रियांशी, NH3 सर। कृष्णा, कृष्णा बोलो। NH3 सर। सर आयुष, NH3। आयुष, NH3। अभिषेक नाथ, NH3, दिव्या, दिव्या बताओ बेटा। NH3 सर। काजल, काजल बताओ बेटा। NH3 सर। तो इसने NH4 क्यों बोला, ये NH4 क्या है? अमोनियम का है सर वो NH4। बिल्कुल, वेरी बहुत बहुत बढ़िया। देखो बेटा, शिक्षा इसको बोलेंगे अमोनियम। ध्यान रखना, ये क्या होगा, अमोनियम हो जाएगा। ये अमोनिया है NH3 और ये अमोनियम हो जाता है। ठीक है, क्लियर। और इस पर प्लस चार्ज भी लगता है, तभी अमोनियम हो जाता है ना। तो ये ध्यान रखना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कुछ तो बताया उसने डिफरेंट, तब बताने का मौका मिल गया है ना। नहीं तो हम फिर अमोनिया और अमोनियम में कभी अंतर भी नहीं पता लगता है। ठीक है ना, तो अमोनिया हो गया NH3 और अमोनियम हो गया हमारे पास NH4। ठीक है। अब ये देखो बेटा, यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे तो ये क्या कहता है कि देखो अमोनिया गैस Au, प्लेटिनम आदि धातुओं के तल पर विघटन जो होती है। जैसे माने क्या होता है कि कोई माना हमारे पास सोने की कोई सतह है, सोना है, यहाँ पर ये सोना है। ठीक है ना, तो ये कहता है कि अमोनिया गैस का Au और प्लेटिनम आदि धातुओं के तल पर विघटन होता है। देखो इसके तल पर विघटन होता है, किसके, H2O के। जैसे मान लीजिए हमने लिया Au ले सकते हैं, या प्लेटिनम ले सकते हैं, Pt प्लेटिनम ले सकते हैं। इनकी सतह पर, इसको तल को सतह पर, ठीक है ना, तो इनकी सतह पर क्या होता है, विघटन होता है, किसका, अमोनिया का। तो जैसे मान लीजिए हमने अमोनिया लिया NH3 लिया, ठीक है ना, और कितने मॉलिक्यूल लिए, 2 मॉलिक्यूल। यदि हम इसको यहाँ पर प्लेटिनम की उपस्थिति में देखेंगे, प्लेटिनम की उपस्थिति में, ठीक है ना, तो ये क्या कर देता है, N2 प्लस 3s2 ये बना देता है। तो ये क्या कहता है कि जब वो किसी की सतह पर अभिक्रिया कर रहा हो, है ना, विघटन कहाँ हो रहा हो, किसी की सतह पर हो रहा होगा, तो ऐसी दशा में उसकी कोटि क्या होगी, शून्य होगी, है ना। तो यहाँ पर हम वेग नियम के अनुसार देखेंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, NH3 तो होगा ही, यहाँ पर क्या होगा, NH3 होगा, लेकिन इसकी पावर कितनी आ जाएगी, शून्य आ जाएगी, क्योंकि ये किसी और की सतह पर अभिक्रिया कर रहा है, विघटन कर रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या होगा बेटा, उसे कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसके ये क्या होगा, इस जो यहाँ पर क्या अभिक्रिया होगी, इस अभिक्रिया का जो वेग है समय पर निर्भर नहीं करता है। किस पर नहीं करता है, वेग किस पर नहीं करेगा, वेग जो है समय पर निर्भर नहीं करेगा, समय पर निर्भर नहीं करेगा, समय पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है ना, अर्थात क्या मान सकते हैं हम इसको, स्थिर मान सकते हैं, है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं इसमें, सूर्य के प्रकाश में यदि हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, H2 प्लस Cl2, देखो H2 प्लस Cl2, और यहाँ लिया हमने सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश है बेटा, H न्यू फोटोन हो गया, है ना। और क्या बना दिया इसने, 2HCl बना दिया। इसकी वजह से कोटि होनी चाहिए थी दो, क्योंकि एक H2 है, एक Cl2 है, लेकिन ये भी क्या होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। कैसे अभिक्रिया, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। तो हम इसको इस प्रकार से वेग नियम देखेंगे तो वेग नियम में क्या आएगा, वेग नियम में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर क्या आएगा, H2, और इसकी घात क्या होगी, शून्य होगी, और Cl2 की घात भी कितनी होगी, शून्य होगी। अब वेग नियम के कोटि क्या हो जाएगी, इसकी शून्य हो जाएगी। यहाँ ये ध्यान रखना है कि किसी चीज की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया हो रही है तो उसकी अभिक्रियाएं किस प्रकार से हो जाएंगी, इस टाइप से हो जाएंगी। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, ये देखो, है ना। तो ये इस टाइप से हम इसको शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये H2 प्लस Cl2 भी क्या हो गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया में आ गया। तो ये था बेटा अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं जिनकी हमने कोटियों को जाना, कौन सी कोटियां क्या हो सकती है ना, किसकी कोटि कितनी हो सकती है, ये सारी हो सकती है। ठीक है,
अब इसी के अंतर्गत एक छोटा सा सब टॉपिक है, कोटि तो समझ में आ गया, किस अभिक्रिया की कितनी कोटि है सबको समझ में आ गया जी सर। है ना। उसके घातांकों को हमने देखना है कितनी घात है उस पर, और थोड़ी सी हमें ध्यान रखना होगा कि जब उपस्थिति हो तो तब उस दशा में क्या होगा, कोटि क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, चलो ये आ जाएगा। इसके बाद है बेटा इसमें अभी क्वेश्चन भी करवाएंगे इससे, किसकी कोटि कितनी है। ठीक है ना, इसमें न्यूमेरिकल टाइप के भी आ सकते हैं कि इनकी कोटि क्या होगी। चलो एक दो क्वेश्चन करवा लेते हैं पहले, है ना। इसमें देखो तो मैं आगे क्वेश्चन दे रखे हैं क्या, नहीं दिए हुए, चलो चलो इसी के यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। तो मान लीजिए मैं आपके पास लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे माना हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन है कि अभिक्रिया ए, मान लीजिए मैंने लिखा अभिक्रिया, इसको नोट भी कर लेना बेटा आप लोग, है ना। अभिक्रिया ए प्लस बी, ए प्लस बी, और यहाँ पर लिख लिया उत्पाद, ठीक है ना, के लिए वेग नियम, वेग नियम, ठीक है ना, वेग नियम आर, इसमें आर लिखा हुआ, आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 2 से दिया गया है, दिया गया है, ठीक है ना। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, बताओ बेटा। सर ढाई होगी। कोटि क्या होगी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं। तो अभिक्रिया के कोटि हमें पता है कि इसकी जो घातांक है उनका योग है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अभिक्रिया कोटि बराबर क्या हो गया, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, और इसको बराबर कर सकते हैं हम, अभिक्रिया की जो कोटि होगी, सॉरी टी छोटा होगा बेटा इसमें, अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या आएगा, हमारे पास जो संख्या है 1/2 प्लस 2 बराबर कितना आएगा, 2 सही 1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखो 2 दूनी 4 1 5, 5/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये भी हमारे पास तो भिन्नात्मक कोटि है, कैसी है, भिन्नात्मक। तो इस प्रकार से हम आसानी से कर भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास, भिन्नात्मक कोटि होगी। तो ये है कोटि, इस प्रकार से हम कोटियों का निकाल सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं, राइट। अब देखो बेटा इसके बाद है हमारे पास वेग नियम, वेग नियम, सॉरी वेग नियम नहीं, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक क्या, विशिष्ट अभिक्रिया वेग की विमाएं और मात्रा, ठीक है ना। इन अभिक्रियाओं का वेग, वेग स्थिरांक क्या होगा, और साथ साथ में हम इसमें इसका जो क्या होगा, विशिष्ट अभिक्रिया वेग की विमाएं क्या होगी और इसका मात्रा क्या होगा, ठीक है ना। मान लीजिए इसको हम देख लेते हैं, एक सामान्य अभिक्रिया कह रहा है, सामान्य अभिक्रिया का मतलब ये एक सिंबॉलिक है, ठीक है ना। एक सामान्य अभिक्रिया के लिए देखता है कि सामान्य अभिक्रिया है, ये सिंबॉलिक है बेटा, सिंबॉलिक मैंने केवल सिंबल के द्वारा दिखाएगा। एन है, N1 लिखा हुआ है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ए लिखा हुआ है, ए का मतलब कोई एक पदार्थ हो सकता है ना। प्लस बी है, N2 लिखा हुआ है, इसके बी मॉलिक्यूल है, और उसके बाद उत्पाद लिखा हुआ है, यानी कि इन्होंने उत्पाद का निर्माण किया। ये सिंबॉलिक है बेटा, कोई रिएक्शन नहीं है ना, लेकिन सिंबल दिखाए गए कि इस प्रकार से होगा। इसके लिए मान लीजिए एक, माना एक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, इसके लिए क्या होगा, तो वेग हमारे पास क्या होता है, वेग हमेशा जो वेग निकालते हैं, वेग बराबर होगा के, और यहाँ होगा एक्टिव मास ऑफ ए, और इसकी पावर एक्स हो जाएगी, और एक्टिव मास ऑफ बी, और इसकी पावर क्या होगी, वाई हो जाएगी। ये दिया हुआ है ना। तो हम के निकाल सकते हैं, देखो जो के है यहाँ पर वो क्या है, वेग स्थिरांक है, ये है बेटा देखो के हमारे पास वेग स्थिरांक है, के इज इक्वल टू क्या आएगा, वेग के नीचे क्या आएगा, ये वाली संख्या आ जाएगी, यानी कि वेग
और बटे में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एक्टिव मास ऑफ ए की पावर x इंटू एक्टिव मास ऑफ बी और इसकी पावर y। ठीक है ना। अब यदि हम इनकी सांद्रता देखें, इनके मात्रक को देखें, तो इसका मात्रक क्या होता है, देखो यदि वेग का जो मात्रक होता है बेटा वो होता है सांद्रता, जो उसकी सांद्रता होगी, और सांद्रता बटे में क्या आएगा, समय, या सांद्रता समय इनवर्स करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, समय के साथ साथ सांद्रता बदलती है। ठीक है ना। और बटे में क्या आ जाएगा, इसको देखेंगे, सांद्रता की पावर कितनी आएगी, देखो सांद्रता यदि हम देखेंगे तो सांद्रता की पावर है x, इसको हमने एक्टिव मास कहा ना, इसकी पावर x है, फिर दूसरे सांद्रता की पावर कितनी है, y है, इसको हमने माना y, है ना। तो अब हम देखो बेटा, ये जो सांद्रता होती है इसको किस रूप में लिख सकते हैं, यदि जो यहाँ पर वेग होगा, वेग बराबर क्या होगा, ये आएगा मोल प्रति लीटर पर सेकेंड, अपॉन में क्या आएगा, सांद्रताएं जो होगी ये होगी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, है ना। और इसकी पावर कितनी आएगी, x प्लस वाई, ये तो पावर तो रहेगी। ठीक है ना। इन दोनों सांद्रताओं को हमने क्या लिखा, मोल पर लीटर का। सांद्रता हमेशा एक लीटर में कितना कोई चीज घुली हुई है उसे क्या कहते हैं, सांद्रता कह सकते हैं, है ना। तो इसको मोल पर लीटर में, यदि इसको सॉल्व करेंगे बेटा, देखो x और y जो है क्या होगा, इसको हम n मान सकते हैं, यानी कि कोटि हो जाएगी, ये n के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। और फिर हम क्या निकाल सकते हैं, तो हमारे पास यदि ये कह रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए n इज इक्वल टू 0, है ना, तो ऐसी दशा में देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा मोल, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। और यहाँ पर हम बटे में कर देंगे इसको, क्या आएगा, मोल पर लीटर, है ना, और इसकी घात क्या आ जाएगा, n, n बराबर क्या हो गए, ये कोटि हो गई। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए देखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यदि हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए देखेंगे तो n इज इक्वल टू शून्य हो जाएगा। जब घात शून्य होती है तो उसको घात जिसकी शून्य होगी इसका मतलब वो एक होगा, है ना, नंबर ऑफ। तो यहाँ पर ये देखो बेटा, मोल पर लीटर, यानी कि अब यदि इसकी घात शून्य है, शून्य मान लीजिए, शून्य कोटि के लिए हम क्या करते हैं, शून्य कोटि के लिए, तो शून्य कोटि के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, शून्य कोटि के लिए शून्य कोटि के लिए क्या होना चाहिए, इसकी घात कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, है ना, इस प्रकार से। और बटे में क्या कर देंगे बेटा, इसमें मोल पर लीटर ले लेंगे, मोल और पर लीटर ले लेंगे। अब इसकी घात शून्य थी इसलिए हमने इसकी घात को हटा दिया, तो घात हटाने से क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो k की इकाई क्या होगी, k की इकाई ये आ जाएगा, तो यानी कि सेकंड इनवर्स आ रहा है इसमें, देखो यदि हम देखेंगे तो k बराबर क्या आएगा, सेकंड इनवर्स। तो जो हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी उसके लिए क्या होगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये तो सेकंड इनवर्स नहीं आएगी इसमें, ध्यान दें। k की विमाएं सांद्रता इंटू समय इनवर्स होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, सांद्रता इंटू समय इनवर्स होगा, सॉरी, इसके लिए क्या आएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आएगा बेटा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। लेकिन जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखो, इसमें क्या आएगा, ये शून्य हो गया तो पूरा शून्य हो गया बेटे, है ना, ये पूरा शून्य हो गया, इसका कोई लेना देना नहीं रह गया, तो ऊपर कितना बचा, ये हमारे पास बचा हुआ है ना। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ये आएगा मात्रक, ये पूछा भी गया था एक बार एग्जाम में, शून्य कोटि की अभिक्रिया लगी, इस कौन सी कोटि की अभिक्रिया, तो हमें ये ध्यान रखना है जहां पर मोल पर लीटर और सेकंड इनवर्स होगा तो ये हमेशा शून्य कोटि के लिए होगा। और जब हम क्या करेंगे, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए इसका मान एक हो जाएगा, एक होगा तो तब ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स बचेगा। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो मात्रक होगा वो कितना होगा, सेकंड इनवर्स होगा। तो ये दोनों ध्यान रखना, ठीक है ना, ये पूछा गया था पिछली बार, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, कि शून्य कोटि के और प्रथम कोटि के लिए क्या व्यंजक होगा। तो शून्य कोटि के लिए क्या आएगा मात्रक, शून्य कोटि का मात्रक क्या होगा, कौन बताएगा बेटा, सर मोल मोल प्रति लीटर पर सेकंड।
हाँ, प्रति लीटर प्रति सेकंड। और प्रथम कोटि के लिए क्या होगा बेटा? जो प्रथम कोटि होगी उसके लिए क्या होगा? सेकंड इनवर्स, केवल सेकंड इनवर्स होगा। क्या होगा? सेकंड इनवर्स हो जाएगा, है ना? इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम ऐसे करके समझ सकते हैं उस चीज को, ठीक है ना? तो इस टाइप से आ जाएगा। तो ये है बेटा हमारे पास, दोनों के लिए हमने क्या निकाला? मात्रक निकाला, है ना? अब देखो गैसीय, नेक्स्ट कह रहा है कि गैसीय अभिक्रियाओं के लिए, जो गैसीय अभिक्रिया होती हैं, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक के की विमाएं और मात्रक निकालना, जो गैसीय होती है ना? तो जो गैसीय अभिक्रियाएं कैसे हो सकती हैं? देखो ये कहता है कि के की विमाएं क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पर होगा एटीएम। एटीएम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं इसको बेटा, इसको, है ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पर होगा 1-9, ठीक है ना? ये तो 1 से 9 तक होगा, n तक होगा, सॉरी 1 - n, ठीक है ना? और टाइम इनवर्स होगा, टाइम इनवर्स ऐसे दिखा सकते हैं, या इसको दिखा सकते हैं बार की पावर, बार के फॉर्म में भी रहता है 1-n, है ना? और क्या होगा? सेकंड इनवर्स, ये होगा समय इनवर्स। इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है ना? और यहाँ पर एटीएम का मतलब हो गया एटमॉस्फेयर, ठीक है ना? वायुमंडल, ये वायुमंडल हो गया, जब ये इसमें अलग से शब्द है बेटे ना, वायुमंडल हो गया, ठीक है ना? वायुमंडल। अब जैसे n = 1 है गैसीय, उसके लिए क्या है? n = पहले 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आएगा एटीएम, और इसकी पावर क्या आएगी? 1 - 0, है ना? और यहाँ पर आएगा फिर सेकंड इनवर्स, 0 n की वैल्यू हमें पता लग गई, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? एटीएम, इस 0 लिखो चाहे 1 लिखो, है ना? 1, और यहाँ आएगा सेकंड इनवर्स, ठीक है ना? तो यहाँ से सीधे हम लिख सकते हैं एटीएम सेकंड इनवर्स। ये किसके लिए है? गैसीय अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की विमाएं हो गई, और साथ साथ में उसका मात्रक भी हो गया। तो देखो गैसीय यदि कहेगा शून्य कोटि अभिक्रिया, यदि गैसीय शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए उसका मात्रक क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं एटीएम सेकंड इनवर्स। और जब वो गैसीय अवस्था में है कोई, है ना, पदार्थ, और उसके लिए n = 1 हो, तो n = 1 होने का मतलब क्या होगा? सेकंड इनवर्स हो जाएगा। देखो 1 है ना, 1 - 1, तो ये 1 - 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर हम इसी में तो वैल्यू रखेंगे। देखो इसमें 1 - 1 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। इसमें वही है, जैसे सिंपल अभिक्रिया के लिए वैसे ही इसके लिए आएगा, ठीक है बेटा? अब एक देखो लास्ट वन है, n = 2 के लिए, तो 1 - 2 क्या क्या होगा? 1 - 2 यानी कि माइनस एटीएम इनवर्स और सेकंड इनवर्स, n = 3 के लिए ये आ जाएगा। देखो ये अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए निकाला गया। तो ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मैं रखूंगा भी, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनमें रखूंगा, तो आप लोगों को ये ध्यान भी रखना बेटा, है ना? तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? ये देखो इकाई के आधार पर जो है अभिक्रिया की कोटि भी ज्ञात की जा सकती है ना? तो ये गैसीय अवस्था के लिए भी हम निकाल सकते हैं बेटा, राइट? अब देखो उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, आता है आणविकता। कोटि तो हम समझ गए, अभी तो हमने केवल अभिक्रिया की कोटि समझी, अभी शून्य कोटि की अभिक्रिया को हम अलग से समझेंगे, उसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया को अलग से समझेंगे, ठीक है ना? इनकी कोटियां हम निकालना भी सीखेंगे, ठीक है ना? उनके लिए व्यंजक भी याद करना भी सीखेंगे। तो पहले हम आणविकता को समझते हैं, आणविकता क्या हुआ, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर पूछ लेता, ठीक है ना? अधिकांश पूछता है अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, और अभिक्रिया की आणविकता क्या है, ठीक है ना? ये दोनों चीजें पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो मैं कुछ नोट्स के फॉर्म में भी इसको भेजूंगा आप लोगों को। तो देखो अभिक्रिया की कोटि क्या है, आणविकता क्या है? ये कहता है अभिक्रिया की आणविकता, तो ये कहता है किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने अणु, परमाणु या आयन होंगे, है ना, देखो एक साथ संगठन करके अभिक्रिया करते हैं, तो की संख्या को हम क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। या सिंपल कहें कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उसमें जितने अणु भाग ले रहे होंगे, जितने भी क्या होंगे? अणु भाग ले रहे होंगे, वो उसकी आणविकता कहलाती है। देखो यदि अभिक्रिया में केवल एक स्पीशीज भाग लेते हैं, तो यह एक आणुक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना? या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं
किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उसकी आणविकता कहलाती है, जितने अणु उसमें भाग ले रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर यदि इस अभिक्रिया में देखेंगे, मान लीजिए हमने एक अभिक्रिया लिखी NH4NO2 और इज इक्वल टू हमने लिया N2 प्लस 2H2O। इसकी आणविकता कितनी है बेटा? इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है? इसकी आणविकता कितनी होगी, बताओ बेटा। सर 2 होगी सर, NH4 एक और NO2 एक, 2। है 2 होगी। और बच्चे बताओ बेटा। कितने होनी चाहिए इसकी आणविकता? कितने अणु भाग? 3 होगी। कैसे पता लगाया 3 होगी? चलो बढ़िया है। और कोई बच्चे बताओ बेटा। और कोई बताओ। 2 हो गया, 3 हो गया। अणु कितने हैं बेटा इसमें? यहाँ पर देखो तो ये पूरा एक अणु है बेटा, एक ही अणु है ये। NH4 अमोनियम नाइट्रेट एक अणु है, NH4NO2। ये अपने आप में पूरा एक अणु है, ठीक है। तो इसकी आणविकता क्या होगी? 1 होगी। ध्यान नहीं रखना आपको, है ना। जैसे मैंने माना सपोज H2O2 और इसकी अभिक्रिया करके ये क्या बना देता है? H2O बना देता है प्लस हाफ H2O बना देता है, ठीक है ना। इस प्रकार से बना देता है। तो इसकी आणविकता कितनी होगी? यहाँ अणु है बेटा, ये अणु अपने आप में एक अणु है, ठीक है ना। जितने अणु भाग ले रहा हूं, अब जैसे माना हमने थोड़ी देर पहले एक चीज और पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? जैसे हमने कहा था 2NH3, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है। और इसको हमने क्या किया था? यहाँ लिया था प्लेटिनम लिया था, और यहाँ पर क्या बनाया था? N2 प्लस 3H2। इसकी आणविकता कितनी होगी? पहले कोटि बताओ इसकी। इसकी कोटि कितनी होगी? कोटि तो मैंने बताया था आपको। सर कोटि शून्य होगी। कोटि क्या होगी इसकी? 0। क्यों बेटे इसकी कोटि 0? सर प्लेटियम के साथ सर हाँ, इसकी सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है ना, तो इस 0 कोटि की हो जाएगी, ठीक है। आणविकता कितनी होगी? बताओ। सर 2, उसमें आगे सर हो। बिल्कुल। अमोनिया के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं, तो इसकी आणविकता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर? ये बात समझ में आई बेटा? इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे आणविकता हैं, जितने अणु भाग ले रहे हो। अणु अणु कैसे कहते हैं बेटा? देखो, जैसे हम ये लिखे, ये कितने अणु है? CH3COO C2H5, ये कितने अणु है बेटा इसमें? इसमें कितने अणु है? सर इसमें एक ही अणु है सर। बिल्कुल, ये एक ही अणु है, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा अणु है एक। और कौन सा है? एथिल एस्टेट है। मान लीजिए मैं और भी अणु दे सकता हूं आपके पास। H2 है, कितने अणु है बेटा इसमें? एक है सर। एक ही अणु है ना। I2 है, तो कितने हो रहे हैं? एक अणु हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं उनके अणुओं की जितनी संख्या होगी। मान लीजिए मैंने कहा FeCl3 और इसके आगे मैंने 2 लगा दिया, तो कितने अणु है? सर 2। इसमें 2 है सर। बिल्कुल। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? अणुओं की संख्या देखेंगे, जितने अणु उस अभिक्रिया में भाग ले रहे होंगे वो उसकी आणविकता कहलाएगी, ठीक है ना। सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जहां पर कोटि 0 हो सकती है और आणविकता डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। एक अणु का अभिक्रिया कौन सी है, द्विअणु का अभिक्रिया कौन सी, ये सारे हमें जानकारियां होनी चाहिए, है ना।
और इसमें देखो बेटा, इसमें आणविकता शून्य नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती है? आणविकता शून्य नहीं हो सकती। एक तो शून्य नहीं हो सकती और दूसरी भिन्नात्मक भी नहीं हो सकती। भिन्नात्मक भी नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। दो चीजें नहीं हो सकती। आणविकता क्या नहीं होती? एक तो शून्य नहीं होगी। मैं कहूंगी इसमें शून्य अणु है, तो शून्य अणु है तो उसमें अणु है ही नहीं, फिर रिएक्शन कैसे होगी, है ना? तो शून्य, एक तो आणविकता शून्य नहीं हो सकती कभी भी, और भिन्नात्मक भी नहीं हो सकती कि भिन्न के रूप में हो, ठीक है ना? तो इसलिए ये दो पॉइंट रखना, ध्यान रखना आपको। तो आणविकता और कोटि में तो एक ही अंतर हो सकता है। पहला अंतर तो ये होगा कि इसमें आणविकता शून्य नहीं हो सकती, किसमें? आणविकता में। और उसमें कोटि क्या हो सकती है? शून्य हो सकती है। आणविकता भिन्नात्मक नहीं हो सकती और कोटि क्या हो सकती है? भिन्नात्मक हो सकती है। इस प्रकार से हम कुछ और भी देखना है इसमें, है ना, जो अंतर होंगे। इस प्रकार से आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास क्या होंगे? कोटि में। तो थोड़ी समय कोटि और ये लिखा हुआ अभी हमने, ठीक है ना। यदि हम देखेंगे अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, तो कोटि और आणविकता में क्या अंतर होगा? अभिक्रिया की कोटि क्या है? एक प्रायोगिक राशि है। जो कोटि है वो कैसी है? प्रायोगिक राशि है, प्रयोग की हुई राशि। जबकि अभिक्रिया की आणविकता क्या है? सैद्धांतिक राशि, एक सैद्धांतिक राशि, ठीक है। पहला अंतर है। देखो, अभिक्रिया जो कोटि है शून्य, पूर्णांक या भिन्नात्मक हो सकती है, जबकि आणविकता क्या हो सकती है? आणविकता शून्य और भिन्नात्मक नहीं हो सकती, न तो शून्य होगी न भिन्नात्मक होगी। केवल प्राकृतिक संख्या 1 2 3 आदि हो सकती है बस, ठीक है ना। पहला अंतर प्रायोगिक और सैद्धांतिक रूप में, दूसरा शून्य और पूर्णांक और भिन्नात्मक रूप में, है ना। तीसरा देखेंगे अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक और जटिल अभिक्रियाओं की पर भी लागू होती है, जबकि आणविकता क्या होगी? केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होती है। जटिल अभिक्रियाओं से इसका कोई अर्थ नहीं होता है ना। देखो, उसके बाद जटिल अभिक्रियाओं में सबसे धीमी अभिक्रिया, देखो धीमी अभिक्रिया वेग निर्धारक पद की आणविकता को ही अभिक्रिया की आणविकता माना जाता है ना, जो कि सामान्य अभिक्रिया की कोटि के लिए की, देखो जो सामान्यतः है अभिक्रिया की कोटि के समान होती है। जैसे अभिक्रिया की कोटि होगी, इसमें क्या होगा? जटिल अभिक्रियाएं क्या होती है? जो 1 या 2 स्टेप 3 स्टेप में होता है ना, उन अभिक्रियाओं के लिए जटिल अभिक्रियाएं कह रहे हैं। तो इस प्रकार से 4 अंतर है बेटे इसमें, ठीक है। इस प्रकार से ये पार्ट हम थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है।